गुड मॉर्निंग। हम लोग एक नए सेशन के साथ आए हैं और आज का जो नया सेशन है वो एक कंप्यूटर साइंस के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ है। और आप जो यहाँ बैठे हैं आप लोग पढ़े होंगे उसको, अपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हों या लास्ट ईयर में पढ़े हों, हर कोई उसके बारे में जानता है और उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बैठा हर बच्चा कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने आप से रिलेट कर पाएगा कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। अब देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, पहली बात हम बता दें कि आप लोग यहाँ पे जो बैठे हैं निमसेट वाले हैं और सीयूईटी वाले हैं। इसके अलावा और भी कोई एग्जाम्स हैं आपका? अच्छा, ठीक है। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एग्जामिनर्स फेवरेट बन गया है, यानी एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और ये थोड़ा सा वास्ट भी है तो स्कोप बहुत ज़्यादा बनता है। हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या पढ़ें कि हमारी चीज़ें कवर हो जाएं, वो हमें यहाँ पे जानना है। तो हम लोग आगे चलेंगे उससे पहले दो तीन जो टॉपिक्स हैं जिनका इस्तेमाल आप हमेशा सुनते हैं या करते आ रहे होंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू जानेंगे कि ये होता क्या है, इसके टर्म्स कहाँ से आए, इनका यूज़ क्यों करते हैं, समय के साथ साथ इसमें क्या क्या बदलाव हुए और आगे क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जब आता है तो उसमें सबसे बड़ा मेन काम एक आता है कि उसको मेमोरी मैनेज करना होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे मेमोरी को कैसे मैनेज कर पाएगा ये हम जानेंगे, ठीक है। तीसरा, मेमोरी मैनेजमेंट के बाद हमें ये जानना है कि कुछ इसमें एडवांस टॉपिक आते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पास, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो हमें उन एडवांस्ड टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे जानना है और उसके बाद इन एडवांस टॉपिक्स के बाद आप जानते हैं कि एग्जामिनर का एक सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है नेटवर्किंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग, इनमें क्या रिलेशन है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो भले ये हम चार टॉपिक लिख दिए हैं, पहला आपके सामने है ओवरव्यू ऑपरेटिंग सिस्टम का, दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरे कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, और चौथा हमारे पास जो है ओएस एंड नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग में क्या संबंध हो सकता है, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, वो हमें जानना है। लेकिन इन सारे टॉपिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें और भी जाननी पड़ेगी। जैसे अगर हम आपसे बात करें तो इसी नेटवर्किंग में आप लोग पढ़ेंगे हमसे कि भैया अगर हमें एक बेटर प्राइवेसी चाहिए तो हम प्राइवेसी कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं ओएस के साथ। मेमोरी मैनेजमेंट की हम जब बात करेंगे तो आप लोग पढ़े होंगे शेड्यूलर्स के बारे में, शेड्यूलर पढ़े होंगे ना, जॉब शेड्यूल्स वगैरह करता था, उनके बारे में हम जानेंगे। कुछ एल्गोज हैं, एल्गोरिदम्स हैं, आप लोग पढ़े होंगे, उन एल्गोरिदम्स को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उन एल्गोरिदम्स का डिस्कशन इसलिए करना पड़ेगा ताकि वो हमें बताएंगे कि उससे क्या बेनिफिट हो सकता है या एल्गोरिदम से क्या बेनिफिट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, या क्या बेनिफिट होगा जब हम बनाकर यूज कर रहे होंगे। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो हमसे अगर कनेक्ट कर गए हैं तो वो भी वहाँ पे हेलो हाय टाइप करते रहेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी बातें आप तक पहुँच रही हैं, ठीक है। तो एल्गोरिदम्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है। आप ये जानते हैं कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ आपको एमसीक्यूज़ देने हैं। तो मेरा मानना है कि आप इस एमसीक्यू को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम एकदम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, जहां हम मानकर चलते हैं कि हमारे सामने जो बैठा बच्चा है वो कुछ नहीं जानता है, यानी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कोई बेसिक जानकारी है नहीं, उसके लिए एक नया टॉपिक ही है। और दूसरी बड़ी बात, जब आप पढ़ रहे होंगे मेरे साथ, तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करेंगे कि हम आपको यहाँ पे कोई पीडीएफ या पीपीटी दिखाएंगे। आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं तो बेहतर है, अगर ऑनलाइन में है तो आप वहाँ हाय हेलो लिख देंगे, अपने डाउट्स को लिख देंगे। आपके चैट बॉक्स को हम देख रहे हैं, जो बच्चे सामने बैठे हैं वो मेरे साथ बताएंगे कि सर हमें ये परेशानी या सुविधा है। इसके साथ साथ हम नोट्स को डिक्टेट करेंगे, तो उस डिक्टेशन को आपको लिखना पड़ेगा। उसमें आपको ना समझ में आए तो आप हमसे पूछें कि सर हमें नहीं समझ में आया, तो हम उस चीज़ को दोबारा या तीसरी बार चौथी बार भी रिपीट करने को तैयार है, ठीक है। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी इंटरैक्टिवनेस रखेंगे, कि जब तक आप बोलेंगे नहीं हम आपको समझा नहीं पाएंगे। खैर, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कैसे करेंगे? अच्छा, तो आप लास्ट बेंच वहाँ बताएं कैसे डिफाइन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। हाँ, ठीक है, ठीक है, उनके बगल में पूछे उनसे। हाँ, अच्छा, ठीक। एक कॉमन सी बात चलकर आती है कि उन्होंने कहा कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। अगर उनकी बातों को हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दें, एक शब्द निकल कर आया कि सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो दो बेसिक कंपोनेंट्स का बना होता है, जो आप लोग शुरू से पढ़ते आए होंगे 3, 4, 5, 6 या 9, 10 में जब आपको CS पढ़ाया गया होगा, तो कि इस कंप्यूटर दो चीज़ों का बनता है। पहला होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि सर सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग सब जानते हैं, ये क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, किस है, ठीक है, या सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी आप कहते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? तो हर वो चीज़ या हर वो डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है और हमें कंप्यूटर तक अपनी बात पहुंचाने में मदद करता है, वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। अब जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर को हम लोग कई तरीके से क्लासीफाई करते हैं, लेकिन हमसे आप पूछेंगे तो हम यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन लिख देते हैं। पहला जो होता है हमारे सामने वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा जो हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जरा 2 मिनट इस पे चर्चा कर लें कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग एक बहुत कॉमन सी चीज को यूज करते हैं, वो है व्हाट्सएप। करते हैं ना, सब लोग करते हैं, यस नो बोलते रहिएगा। तो जब आप व्हाट्सएप को यूज करते हो तो वो आपकी क्या मदद करता है? जब व्हाट्सएप का यूज क्या है? तो व्हाट्सएप आपको मदद करता है किस लिए? अपने कंटेंट को या अपने मैसेज को दूसरे तक भेजने के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐप या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे टास्क को करता है वो हमारा कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, परफॉर्म्स द टास्क ऑफ अ यूजर। लेकिन इसके अलावा कोई तो चाहिए जो हार्डवेयर को काम करने में मदद करे, यानी उससे काम करवाए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी आप हमसे पूछेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो एक इंटरफेस होता है किसके बीच? बिटवीन हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी अगर पूछा जाए कि ये क्या होता है, तो ये एक इंटरफेस होता है किसमें? बिटवीन
the hardware of the computer and the user। कह सकते हो कि यूजर के बीच वो होता है, और यूजर कैसे यूज कर सकता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज करता है। अब इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है जिसे आप और हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, तो एक सॉफ्टवेयर हो गया छोटा सा, जो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को हमारे से काम कराने में मदद करेगा। यानी इट फैसिलिटेट्स एज अ मीडियम बिटवीन द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर एंड द यूजर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही हो तो यहाँ ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो भी लिखेंगे येस नो, और कोई डाउट होगा तो वो भी आप मुझे बताएंगे। क्लियर है? तो यहाँ से हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो अगर हम पूछें कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके इस्तेमाल क्या है, इसका यूजेज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बताइए, जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे वो क्या कहेंगे, वो क्या है? और ऑनलाइन वाले बच्चे भी मेरे से बता सकते हैं वहाँ चैट बॉक्स में लिख के ये क्या होता है। ऑफलाइन तो आप हमारे सामने बैठे हैं, बताएं ये क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए आपको बता दें, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। पहला पॉइंट तो यही निकल कर आता है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो माध्यम के तौर पे काम करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका काम क्या होता है, पहला जो है बहुत मेजर काम जो है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो जैसे समझिएगा घर में माता जी होती हैं, उनका काम एक बहुत कॉमन सा है, भले वो वर्किंग हो या होम मेकर हो, वो एक काम हमेशा करती हैं, अपने बिजी स्केड्यूल में हमारे घर के लिए टाइम निकालती हैं। तो वो ध्यान रखती हैं कि किस चीज़ को कहाँ रखा जाए तो वो परफेक्टली अरेंज्ड हो। उसी परफेक्ट अरेंजमेंट का ध्यान माँ जिस तरीके से रखती है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रखता है। भैया एक फाइल फोल्डर को कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए, किस प्रकार से रखा जाए, ये देखने का काम हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसके अलावा जो तीसरी बात बनकर आती है वो ये है कि जब कोई टास्क हो रहा है तो उस टास्क के होने के दौरान इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। तो कौन सा टास्क किस डिवाइस का इस्तेमाल करेगा ये भी डिसाइड करना किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अभी हम लोग जानेंगे, आप 2-4 मिनट अगर धैर्य रखेंगे तो हम इसके बारे में आज ही जानेंगे कि ये आवश्यक क्यों है हमारे लिए इनपुट डिवाइसेस को मैनेज करना। इसके अलावा ये जो हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पैरेलल ऑपरेशंस को करने में भी मदद करता है। पैरेलल ऑपरेशंस का मतलब क्या कह सकते हैं, सपोज करिए कि आप एक तरफ टाइप कर रहे हैं और टाइप करने के साथ साथ आप चाहते हैं कि हम म्यूजिक भी सुनें, गाना भी सुनें, यूट्यूब भी प्ले करें या बाकी कोई भी प्लेयर हो उसको यूज करें। तो इन सारे काम को करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही पॉपुलर, फेमस, कॉमन और मोस्ट नीडफुल जो पॉइंट है वो है हैंडलिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन। हैंडलिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन, हैंडलिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होता है, अब मैं इसे आप मान लीजिए भाई साहब कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आप मैसेज भेजना चाहते हैं, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, लैन के थ्रू हो सकता है,
वैन के थ्रू हो सकता है, या जिस भी एरिया से, जिस भी तरीके से आप भेजना चाहें। तो ये भेजने का प्रोसेस इनिशिएट करना, कनेक्ट करना, फिर मैसेज को भेजना, आए हुए मैसेज को एक्नॉलेज करना, इन सब का काम जो है, इन सब चीज़ों को देखने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब ये कैसे मैनेज करता है, तो आने वाले दिनों में हम लोग ये भी जानेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कहते रहेंगे कि सर डाउट है। आगे चलते हैं। अब इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो आप में से हमें जरा बताएं कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है अभी मार्केट में? बताइए। 11। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि आप लोग विंडोज 11 यूज कर रहे हैं, और हमें लगता है कि आप जो बैठे हैं आप लोग विंडोज 7 भी यूज किए होंगे। ठीक है, तो विंडोज 7 से आप लोग कहाँ पे आ गए हैं? 11 तक आ गए। अच्छा, एक बात बताइए, आप विंडोज 7 और 11 में क्या अंतर पाते हैं? क्या दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं? कोई भी डिफरेंस जिसे आप देखे हो, नोटिस किए हो, उसके बारे में बताएं। नहीं किए? अच्छा, क्या, ठीक है, चलिए, बताना मेरा काम है, हम उसको देखेंगे भी। वापस आते हैं, पहले विंडोज 11 की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास विंडोज 11 और उस विंडोज 11 में आपसे हम ये कहें बेटा एक तरफ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रखना है, दूसरे तरफ आपको यूट्यूब रखना है, और तीसरे तरफ उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर भी ओपन करके रखना है। तो क्या आप इन तीनों को इकट्ठे यूज कर सकते हैं? यस नो बताइए। हाँ बिल्कुल हम लोग करते हैं, यानी ये तीनों हमारे साथ इकट्ठे काम करता है। अब ये विंडोज 7 में भी था, इकट्ठे काम करता था। तो बेटा इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है? मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। या और थोड़ा सा अगर हम इसको कह दे दूसरी भाषा में, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई डाउट होगा अगर इन दोनों शब्दों को साथ में रखें तो? हाँ, हो सकता है अपने अंदर दुविधा हो, यानी आपके अंदर डाउट्स हो, तो उसको भी लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बताएं, कोई डाउट है आपको? नहीं, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें जो आप लोग पढ़े होंगे हर दिन, या इसके बारे में आप जानते भी हों। अब ये जानना है हमें कि क्या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक दिन में बन गया होगा? नहीं समझे मेरे क्वेश्चन को। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास एडवेक, एडवेक का फुल फॉर्म क्या है बताएं? इसका फुल फॉर्म ये क्या है? एब्रीविएशन है एक, इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए? ये होमवर्क है आपके लिए, आप लोग ढूंढ के हमें बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, खैर, तो आप लोग एडवेक के बारे में सुने होंगे, नहीं सुने हैं? सुने हैं, कुछ लोग सुने हैं, कुछ लोग नहीं सुने। हाँ, तो हमारे पास पहला जो इलेक्ट्रॉनिक मान लीजिए कंप्यूटर आया एडवेक। अब इस कंप्यूटर को चलाने के लिए कोई तो चाहिए होगा, चाहिए होगा ना? अच्छा खैर ठीक है, मान लीजिए आपको ये नहीं आया समझ में, यहाँ आते हैं। आपको पता है जब हमारा पहला कंप्यूटर बना था तो उसमें क्या लगा था? वैक्यूम ट्यूब्स। फिर उसमें क्या लग कर आया? ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स को आप रिप्लेस करके लाए किससे? आईसी से, और उसको फिर वीएलएसआई बनाते गए, और फिर आज तक आप उसको यूज करते जा रहे हैं। यही है ना? ठीक है, तो जैसे आप उसको जानते हैं, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो बेटा जैसे जैसे यहाँ डेवलपमेंट होता गया
वैसे वैसे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता बढ़ती गई। यानी जैसे जैसे हमारे हार्डवेयर में डेवलपमेंट होता गया, ज़रूरत पड़ी कि ऐसा कुछ इस्तेमाल किया जाए जिससे कि कम्युनिकेशन सही से एस्टैब्लिश हो सके, जिससे कि हमारा मशीन डिवाइस सही से काम कर सके। इसीलिए हम लोग इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को 5 जनरेशन्स में डिवाइड करते हैं। पहला जनरेशन जो है वो जीरोथ जनरेशन, टाइम पीरियड की आवश्यकता नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। दूसरा जो हमारे पास है वो है फर्स्ट जनरेशन। तीसरा जो हमारे पास है वो है सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है थर्ड जनरेशन। और आखिरी जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं ये हमारे पास है फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 जनरेशन्स हैं, माफी चाहते हैं 5 जनरेशन्स हैं, जिनके बारे में हमें यहाँ जानना है और पढ़ना है। तो कैसे जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो हम आगे देखते हैं। यहाँ तक डाउट है किसी को? नहीं, कोई डाउट? ठीक है, अब आते हैं जीरोथ जनरेशन की बात करते हैं। जब हमारा कंप्यूटर इनिशियल फेज में वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था, एडवेक आया। ठीक है, इस एडवेक को काम कराना था, इस मशीन से काम करना था। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए कह सकते हैं कि एडवेक जो है एवोल्यूशन ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर्स, कमर्शियल कंप्यूटर के आविष्कार के तरफ ले जाने का एक मेन था, वस्तु था कमर्शियल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ जानने के लिए नहीं है। आप जानिए कि एक एडवेक नाम का मशीन बनाया गया जो कि हमारे सामने बनकर आया और एक इवोल्यूशन लाता है, किस लिए? कमर्शियल कंप्यूटर्स बनाने के लिए। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, इसमें क्या हुआ नहीं हुआ, ये हमें जानना है। तो जब ये कमर्शियल कंप्यूटर का दौर लाया तो इसके बाद, इसके डेवलपमेंट के बाद ही जो है हमारे साथ स्टार्ट हुआ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेटा स्टार्ट हुआ तो ये बिगिनिंग था कमर्शियल कंप्यूटर्स का, बिगिनिंग ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर्स। यानी अब मार्केट में कमर्शियल कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो गया। कौन कौन सा था? तो यहाँ पर 2 चीजें, एकार्ट, सुने हैं एकार्ट के बारे में? नहीं, अच्छा। IBM 701, इसके बारे में सुने हैं? नहीं। IBM 701 को हम लोग डिफेंस कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों को लॉन्च किया गया। वैसे यहाँ पे तो लॉन्च एक और हुआ था, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवैक 1। यानी ये 3 चीजें हमारे पास आई थी। ठीक है, अब ये तीनों डिवाइस जब बनकर आया तो हमारे पास क्या होता था कि एक ऑपरेटर होता था। ऑपरेटर समझते हैं ना? हाँ, वो इंसान था जिसका काम था इस पूरे मशीन को चलाना। तो ऑपरेटर क्या करता था? उस पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता था और वो डिसाइड करता था कि कौन सा काम डालना है, कैसे सॉल्व होगा, कैसे आउटपुट आएगा, ये सब डिसाइड करता था वो ऑपरेटर। ठीक है, इसको, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहते थे क्लोज्ड शॉप मेथड। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते थे क्लोज्ड शॉप मेथड। इस क्लोज्ड शॉप मेथड का मतलब क्या होता था कि एक ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर क्या करेगा? कंप्यूटर चलाएगा और हमें सिर्फ उसका आउटपुट दिख जाएगा, क्या हुआ कैसे हुआ उससे हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते थे क्लोज्ड शॉप मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, कैसे काम होता था, ये हम लोग जानते हैं। कोई बताएगा हमें क्लोज्ड शॉप मेथड में काम कैसे होता था? एनी आइडिया? बताइए, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वही बताएंगे हमें कि ये क्लोज्ड शॉप मेथड कैसे काम करता था। आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्लोज्ड शॉप मेथड कैसे काम करता था, बताएं।
वापस आएंगे, अभी स्लाइड पे आएंगे तो आप लोग वहां से लिख सकते हैं। देखिए, हाँ बताइए कैसे होता था। हाँ, अच्छा, तो प्रोग्राम किस भाषा में लिखते थे? देखिए होता क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिखते थे, ठीक है। ये हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम्स को लिखते थे, ठीक है। और क्या होता था कि वन बाय वन ये एग्जीक्यूट होता था, और एग्जीक्यूट होकर ये हमें आउटपुट देता था। लेकिन अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, तो कोई तो ऐसा होगा जो इसको कन्वर्ट करेगा ताकि मशीन को समझ में आए। पहली बात, कुछ तो ट्रांसलेटर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि अब जब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो कौन सा लैंग्वेज होगा जिसमें आप लिखोगे, बताइए। अब यहां जब हम लोग लिखते थे तो ये प्रोसीजरल लैंग्वेज में लिखा जाता था, प्रोसीजरल लैंग्वेज में लिखा जाता था, ठीक है। प्रोसीजरल लैंग्वेज यानी आप अगर पढ़े होंगे तो इसको हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इसे पढ़े होंगे तो हम इसे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। अब प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो आप लोग सी के बारे में सुने होंगे, बेसिक के बारे में सुने होंगे, फॉर्टन के बारे में सुने होंगे। तो इसी में लिखा जाता था, यानी यही प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसी में आप अपने टास्क को लिखते थे, ये ट्रांसलेट होता था और फिर आउटपुट आता था, ठीक है। तो यही पूरा जो था वो फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर बनता था, ठीक है। या कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटर था, यही फंक्शन ऑफ ऑपरेटर था। ऑपरेटर हम लोग कहाँ यूज कर रहे थे, फर्स्ट जनरेशन में। यहाँ पे ऑपरेटर ऐसे ही काम करता था। कैसे, तो थोड़ा सा और एक काम कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में बनाए हम यहाँ डायग्राम, तो पहला काम था ऑपरेटर का सेलेक्ट अ जॉब। किसी भी एक टास्क को, किसी भी एक काम को वो सेलेक्ट कर लेता था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता था, ट्रांसलेशन प्रोग्राम को रन करता था, ट्रांसलेशन प्रोग्राम को रन करता था। अब आप समझ सकते हैं कि ट्रांसलेशन प्रोग्राम को रन करेगा तो वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज में या ऐसे लैंग्वेज में जो कंप्यूटर के द्वारा समझा जा सके। और फिर क्या होता था कि जब वो ट्रांसलेशन प्रोग्राम को रन करता था तो हमारे पास एक कॉम्पोजिट प्रोग्राम आता था, कॉम्पोजिट प्रोग्राम आता था। अब ये कॉम्पोजिट प्रोग्राम क्या होता था, ठीक है। तो कॉम्पोजिट प्रोग्राम कह सकते हैं ये दो चीजों का बना होता था। पहला, जो यूजर प्रोग्राम लिखा है, यूजर्स प्रोग्राम वो लिखा है वो होगा, उसके साथ साथ अब जैसे इसको ट्रांसलेट किए तो क्या था कि लाइब्रेरी में भी कुछ प्रोग्राम्स थे, तो लाइब्रेरीज प्रोग्राम दोनों को मिला दिया गया, यानी यूजर का प्रोग्राम और लाइब्रेरी का प्रोग्राम दोनों मिल गया। जिसके बाद क्या हुआ कि इसको लोड किया गया प्रोसेसर में और प्रोग्राम को रन किया गया, लोड एंड रन द प्रोग्राम। यही पूरा का पूरा जो था वो एक प्रोसेस था या एक फंक्शनिंग था किसका, ऑपरेटर का। यानी ऑपरेटर ऐसे ही काम कर रहा था, कहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन में। अराउंड 1951 से 1956 का एक दौर था, इसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन में क्लासिफाई करते हैं। वैसे टाइमिंग आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां देखिए चैट में लोग पूछ रहे हैं तो आपको हम बता दें। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं, बताइए। तो समझ गए आप लोग कि कैसे काम करता था फर्स्ट जनरेशन। हाँ,
ठीक है, पहले क्या हुआ, एक जॉब को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, ट्रांसलेशन प्रोग्राम आया, यानी जो प्रोग्राम था उसको ट्रांसलेट किया गया। तो ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, या तो असेंबल होगा या तो कंपाइल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं असेंबल या कंपाइल द प्रोग्राम। उसके बाद क्या बना, कॉम्पोजिट प्रोग्राम बना। तो कॉम्पोजिट प्रोग्राम क्या बना, दो चीजों का बना। पहला क्या था, यूजर्स प्रोग्राम, जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे थे वो था, और जो हमारे लाइब्रेरी में आप जानते होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक लाइब्रेरी होता है, उससे डेटा जो मिला दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया गया, कॉम्पोजिट प्रोग्राम। और वो कॉम्पोजिट प्रोग्राम बनने के बाद लोड होता था, रन होता था, और हमारा जो टास्क था वो एग्जीक्यूट हो जाता था। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? नहीं। इस तरीके से हमारे एक टास्क को सॉल्व किया जाता था। अब ये नहीं था कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन्स में एप्लीकेशंस नहीं थे, ऐप भी था। जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन था उसमें एप्स भी बनकर आए, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी थे हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो ये कैसे काम करता था, तो पहली बात बता दें कि ये जो था वन एट अ टाइम, वो रन वन एट अ टाइम, एक बार में एक ही एप्लीकेशन यहाँ काम कर सकता था। अगर आप सोचेंगे कि 2 4 10 20 50 100 रखें तो वो इकट्ठे काम करने वाला नहीं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता था, एक बार में एक ही प्रोग्राम रन कर पाता था। ठीक है, अब क्या होता था कि जब इस एप्लीकेशन प्रोग्राम का आप रन करते थे तो रन करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता था, बताइए कोई? 3 स्टेप है इसमें भी। हाँ ठीक है, यहाँ लिख दे। तो पहली बात तो यहाँ बीच में क्या होगा वो जानेंगे, लेकिन पहले बता दे लास्ट फेज में क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इनपुट आउटपुट निकलेगा। तो लास्ट फेज हमारा क्या हो गया कि वो इनपुट आउटपुट निकलता था, लेकिन बीच में क्या होता था, ठीक है, तो बीच में इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते थे। ठीक है, ट्रांसलेट करते थे किससे, ट्रांसलेटेड, वॉज ट्रांसलेटेड विथ इट्स मेमोरी एड्रेस। आपको पता है कि हर एक लोकेशन का एक एड्रेस होता है, हर एक लोकेशन का एक एड्रेस होता है, वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है। हाँ, तो क्या होता था, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एक बार रन करते थे तो उसको क्या किया जाता था, वो ट्रांसलेट होता था किसके साथ, तो जो उसका मेमोरी एड्रेस है, जहाँ पे वो स्टोर होता था उस एड्रेस के साथ ही वो हो जाता था। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को जाता था, और जब इनपुट आउटपुट डिवाइस को जाता था तो स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे स्टोर है वो तो जगह छोड़ चुका है, तो उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा टेम्पोररीली। तो न्यू एड्रेस वॉज असाइंड। तो फिर क्या हुआ, जो वो टास्क था यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से जब उसका आउटपुट निकला या देखा गया तो उसके लिए एक नया एड्रेस असाइन किया जाता था। अब वो नया एड्रेस कौन असाइन करता था, तो आप पूछिए हमसे, बताइए कोई आप। ट्रांसलेटर, वेरी गुड, ट्रांसलेटर असाइंड द न्यू एड्रेस। समझ गए, कोई डाउट किसी को? बताइए, पूछिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट यहाँ आपको जानना पड़ेगा, किसके संबंधित है, तो वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम के संबंधित है, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम से रिगार्डिंग। वो क्या है, पहला, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो था बी शिफ्टेड, आप इसको, हाँ ठीक है, कैनॉट बी शिफ्टेड लिख सकते हैं। यानी आप क्या कर सकते थे या क्या करते थे,
एक जगह से दूसरा जगह पे यानी दूसरे मेमोरी में या मेमोरी लोकेशन पे नहीं ले जा सकते थे। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि इस डिवाइस के लिए कोई बना है, या मान लीजिए इस पैनल के लिए, स्मार्ट बोर्ड के लिए जो ऐप बना है, उस ऐप को आप इसी पैनल में, इसी डिवाइस में, इसी कंप्यूटर में यूज कर सकते थे, किसी दूसरे जगह नहीं कर सकते थे। तो लिख सकते हैं मशीन स्पेसिफिक ये होता था। तो भैया हमारे के लिए बन गया, तो आप उसको हमारे सिस्टम में यूज करिए, कहीं और मत ले जाइए। ये बड़ा मुश्किल का काम था कि भाई अब हर इंसान के लिए, हर सिस्टम के लिए हम लोग अलग अलग बनाए, तो बहुत टायरिंग हो जाता। लेकिन फिर भी ये इनिशियल डेज था, तो हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है। ये जो इनएफिशिएंसी था, एक बार में एक ही काम करना, एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाना, या मशीन स्पेसिफिक काम करना, इसी समस्या को दूर करने के लिए एक नया टर्म या नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनकर आया, जिसको हम लोग कहते हैं मोनो प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम जानते हैं मोनो प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। ठीक है। ये जो ड्रॉबैक्स थे इसके फर्स्ट जनरेशन में, या कह सकते हैं इनिशियल डेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन में, तो यहीं से हमें एक नया कॉन्सेप्ट आया कि भैया मोनो प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनना चाहिए। ठीक है। अब ये मोनो प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो एक बार में एक टास्क कर पाता था, फिक्स्ड रहता था, और वहीं से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता था। इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा आने वाले क्लासेस में भी करेंगे। ठीक है। इसमें मोनो प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसको हम कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी मोनो प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था? तो देखिए, एक सेंट्रल लोकेशन होता था, एक सेंट्रल प्लेस होता था। यूजर जो है वो अपना सारा का सारा टास्क सेंट्रल लोकेशन या सेंट्रल प्लेस में लाके रख देता था, और इसके बाद 1 बाय 1 यानी क्यू बनता था। जिस टास्क को आप पहले डाले वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे n टास्क हैं तो n क्यूज बन गए। वो एक एक करके इवैल्यूएट होता था, और इवैल्यूएट होकर लास्ट में यहाँ हमें आउटपुट देखने के लिए मिलता था। अब यहाँ समस्या थी। समस्या ये थी कि अब सपोज करिए कि एक काम यहाँ पे पहला टास्क स्टार्ट हुआ 10 बजे, खत्म होते होते से 11 बज गया, यानी कितने मिनट हो गए? 60 मिनट हो गए। तो 60 मिनट तक बाकी सारा जो वर्क है, टास्क है, वो वहां बैठा रहे। भैया ठीक है, चलो अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, अब खत्म होगा। ऑपरेटर को आराम हो गया। ऑपरेटर क्या करता था? सारा काम इकट्ठे ही डाल दिया। लेकिन वो सारा काम इकट्ठे नहीं होगा, पहला हो जाएगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। मोनो प्रोग्राम जैसे आपको हम बता रहे थे, मोनो प्रोग्राम में तो इससे भी ज्यादा दिक्कत था। मोनो प्रोग्राम में तो ऑपरेटर बैठा हुआ है, अरे भैया एक तो पूरा हो तो हम आगे दूसरा लगाएं। लेकिन यहाँ वो समस्या नहीं थी। यहाँ पे क्या था? एक लगा है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, n जॉब्स हैं तो n जॉब्स इकट्ठे लगे। ठीक है। पहला खत्म तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, चलता जाएगा। तो ऑपरेटर को आराम हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रोसेसर एक बार में एक ही काम कर रहा था। इससे क्या नुकसान था? इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो था वो या तो बैठा हुआ है, या तो एक ही काम में लगा पड़ा है। दूसरी समस्या ये थी कि प्रोसेसर भी परेशान है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि हमें करना क्या है।
पहला खत्म होगा, ठीक है, मान लीजिए एरर आ गया, तो हम बैठे रहेंगे कि एरर सुधारा जाए तो हम आगे बढ़ेंगे? नहीं। फेलियर हो गया सिस्टम का, तो क्या वो बैठा रहेगा कि अच्छा ठीक है चलो भैया सिस्टम फिर से बनेगा तो हम ठीक हो जाएंगे, तो पहले हम इस वाले काम को पूरा करके तो दूसरा काम करेंगे? ये तो ऑफिस ऑफिस वाला हाल हो गया कि फाइल यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ गया, एक बाबू बीमार है तो फाइल अटका पड़ा। नहीं, तो ये प्रॉब्लम था। हाँ, लाइफ सिंप्लीफाइड हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम ये था। खैर, फिर भी इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आएगा और उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से जब देख रहे थे हम लोग कि एक टास्क को शुरू किए 10 बजे, खत्म हुआ क्या 11 बजे। तो टास्क को शुरू करने में, टास्क को इनिशिएट करने में, टास्क को इनिशिएट करने में, ठीक है, और फाइनल रिजल्ट आने तक कुछ तो टाइम लगा होगा। टास्क को इनिशिएट करने में या टास्क इनिशिएट कर कर फाइनल रिजल्ट आने तक कुछ तो टाइम लगा हो, ये सुनो। उसी टाइम को हम लोग कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। उसी टाइम को हम लोग कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। यानी टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया? तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब हो गया द टाइम फ्रॉम सबमिशन ऑफ द जॉब until the execution is complete is known as turn around time, is known as turn around time। यानी अगर देखा जाए तो इस जनरेशन में सबसे बड़ा फॉल्ट ये था कि टर्न अराउंड टाइम ज्यादा हो जाता, कम हो जाता, या कहो कि पूरा दिन एक ही टास्क करने में लग जाता। तो हमें कोई एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था जहां टर्न अराउंड टाइम जो है वो मिनिमाइज हो सके। यानी हम टास्क डालें, स्टार्ट भी हो एंड भी हो, जल्दी हो जाए, प्रॉब्लम आ गया कोई दिक्कत नहीं, दूसरा टास्क स्टार्ट हो जाए। हाँ, तो ये कैसे होगा? इसी चीज को समझने के लिए हम लोग एक नेक्स्ट जनरेशन पढ़ेंगे, उसका नाम है सेकंड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन सेकेंड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग अगली क्लास में रखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बताइए? क्लियर है सबका? ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू।